असम के एक शांत शहर में जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनते हैं, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी आज से 9 साल पहले की है। ये कहानी डॉक्टर सरिता की है, जो एक प्रतिभाशाली और समर्पित डॉक्टर थी। उनकी निष्ठा और सेवा की भावना ने उन्हें अपने समुदाय में सबका प्रिय बना दिया था। लेकिन एक दिन ड्यूटी रूम में ही उनका शव पाया गया। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे चिकित्सक समुदाय को भी झकझोर के रख दिया। एक ऐसी महिला जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, उनकी असमय मृत्यु ने सभी को दुखित कर दिया। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या इस कहानी में और भी रहस्य है जो अभी तक अनसुलझे हैं? पूरी कहानी को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस पूरी घटना को। डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम राज्य का एक जाना माना सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। 24 वर्षीय सरिता तोसनीवाल भी इसी मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अस्पताल के महिला रोग विभाग में बतौर जूनियर डॉक्टर उनकी अक्सर ड्यूटी लगती रहती थी। 8 मई 2014 की रात वह अपनी ड्यूटी पर थी। उस रात उन्होंने महिला वार्ड में सुबह 4 बजे तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर ड्यूटी रूम में आराम करने के लिए चली गई। सुबह 7 बजे ड्यूटी पर आई एक नर्स को जब डॉक्टर सरिता तोसीवाल दिखाई नहीं दी तो यह सोचकर डॉक्टर ड्यूटी रूम में चली गई कि रात में थकी हारी डॉक्टर सरिता शायद गहरी नींद में सो गई होंगी। उस समय महिला वार्ड में एक लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। डॉक्टर सरिता ड्यूटी रूम में बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थी। नर्स ने उन्हें उठाने के लिए कई बार आवाज दी, लेकिन जब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो नर्स ने डॉक्टर सरिता के शरीर पर पड़ा कंबल हटाकर देखने की कोशिश की। जैसे ही कंबल हटाया, नर्स के मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टर सरिता का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उनके गले पर चाकू घुसा हुआ था। यह देखकर नर्स चीखती हुई बाहर भागी। वह शॉक में थी और रोने चीखने के अलावा और कुछ वह नहीं बता पा रही थी। नर्स की चीख सुनकर बाकी लोग भी भागकर वहां आ गए। सबने नर्स से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। नर्स का इशारा समझकर कई डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी दौड़कर ड्यूटी रूम में पहुंचे। डॉक्टर सरिता की हालत देखकर सभी के होश उड़ गए। डॉक्टर सरिता की मौत हो चुकी थी। अस्पताल में हत्या जैसा बड़ा हादसा हुआ था, इसीलिए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने में कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंच गई। डॉक्टर सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल चाकू से की गई थी और हत्या के बाद चाकू गले में ही छोड़ दिया गया था। मृतक के शरीर से कपड़े भी उतारे गए थे। इससे लगा कि डॉक्टर सरिता के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की गई थी। लाश और घटना स्थल का जांच करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर सरिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही नाइट ड्यूटी पे मौजूद सभी डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी बीच घटना की सूचना डॉक्टर सरिता के घर वालों को भी दे दी गई थी। डॉक्टर सरिता का परिवार डिब्रूगढ़ से 470 किलोमीटर दूर जिला शिवसागर के अमोला पट्टी में रहता था। उनके पिता किशन लाल तोसनीवाल का सेंट्रल मार्केट में अपना व्यवसाय था, जबकि उनकी मां कृष्णा तोसनीवाल एक हाउसवाइफ थी। यह परिवार मूलतः राजस्थान का रहने वाला था, जो सालों पहले असम आकर बस गया था। घटना वाले दिन सरिता की मां कृष्णा राजस्थान गई हुई थी। उन्हें वही सूचना दे दी गई थी। डॉक्टर सरिता की उसी अस्पताल में हत्या कर दी गई थी जहां वह काम करती थी। अंग्रेजों के जमाने में बने असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गिनती नामी चिकित्सक संस्थानों में होती थी। वहां के अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घटना से पूरे राजस्थान और डिब्रूगढ़ में तहलका सा मच गया था। असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा स्टाफ और स्टूडेंट भी काफी घबराए हुए थे। स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय एसपी राणा भुआ ने इस मामले की जांच की कमान खुद अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहले उन लोगों को पूछताछ करने का निर्णय लिया जो उस रात ड्यूटी पर थे। पुलिस की टीम ने तत्काल पूरे स्टाफ को एक जगह बुला लिया।
जब सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही थी तो एक पुलिस अफसर की निगाह वहीं खड़े एक वार्ड बॉय कीरू मैक के चेहरे पे पड़ी। उसके चेहरे पे किसी के नाखून की निशान थे। ये निशान बिल्कुल ही नए लग रहे थे। पुलिस अफसर को शक हुआ तो उन्होंने कीरू मैक से सीधा ही पूछ लिया कि तुमने डॉक्टर सरिता की हत्या क्यों की? क्या तुम उनके साथ दुष्कर्म करना चाहते थे? पल भर के लिए कीरू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए बोला, सर आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो ड्यूटी पर था, मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस ने ये सुनकर कहा, ठीक है, थाने चलकर गलतफहमी दूर कर लेते हैं। और पुलिस तुरंत कीरू को अपने साथ पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद कीरू मैक से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार लिया कि डॉक्टर सरिता तोसनीवाल की हत्या उसी ने की है, लेकिन अकेले नहीं। इस हत्या में डॉक्टर सरिता का बैचमेट डॉक्टर दीपमणि सैकिया भी शामिल है। डॉक्टर दीपमणि का नाम आने से पुलिस भी हैरान रह गई। कीरू मैक से विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके और डॉक्टर दीपमणि सैकिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने डॉक्टर सरिता के शव से नाखून के अंदर फंसी स्किन भी प्राप्त कर ली और उन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया ताकि लेबोरेटरी में कीरू मैक की स्किन से उसका मैच कराया जा सके। एक ओर पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि की खोजबीन शुरू कर दी और दूसरी ओर कीरू मणि को मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दर्ज कराया गया। इसके साथ ही उसे 4 दिनों के पुलिस रिमांड में भी ले लिया गया। डॉक्टर सरिता तोसनीवाल की हत्या को लेकर असम मेडिकल कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे डिब्रूगढ़ में असंतोष का फैला हुआ था। लोग तुरंत डॉक्टर मणिदीप की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देर शाम तक डॉक्टर सरिता के घर वाले भी डिब्रूगढ़ पहुंच गए थे। बेटी की लाश देखकर वो होश खो बैठे थे। राजस्थान में होने की वजह से डॉक्टर सरिता की मां कृष्णा उस दिन डिब्रूगढ़ नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर सरिता की लाश उनके घर वालों को सौंप दी गई। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूरा स्टाफ नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ के हजारों लोग डॉक्टर सरिता के परिवार के साथ थे और हत्यारे डॉक्टर की जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे थे। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट कर दिया था। जब डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता है और सब सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक वो हड़ताल पे ही रहेंगे। डॉक्टरों के दबाव की वजह से पुलिस डॉक्टर दीपमणि को गिरफ्तार करने की और भी कोशिश में लग गई। डॉक्टर सरिता के घर वाले और कर्मियों से पूछताछ पे पता चला कि उनका और उनके बैचमेट डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विवाह तय हो गया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को होने वाली थी और इसके लिए दोनों परिवार भी तैयारियों में लगे हुए थे। यह उन दोनों का प्रेम विवाह था जो दोनों परिवार की सहमति से हो रहा था। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर रोशन एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी और पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर दोनों की बातें दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में। और प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि 2013 में दोनों अपनी शादी की इच्छा अपने अपने घर वालों से जाहिर कर देते हैं। इसके बाद आपसी बातचीत करके दोनों परिवार वाले उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सरिता की हत्या ने दोनों परिवार की खुशियां छीन ली। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने आखिर 14 मई को डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। जब डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो उन्होंने डॉक्टर सरिता के मर्डर के में अपना हाथ होने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा मामला डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सरिता की हत्या का योजना उन्होंने खुद बनाई थी, जबकि कीरू को उन्होंने बस लालच देकर इसमें शामिल किया था। बात यह थी कि डॉक्टर सरिता, रोशन और दीपमणि असम मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। हंसमुख स्वभाव और खूबसूरत सरिता सभी साथियों की पसंदीदा थी। पढ़ाई लिखाई में भी वो काफी होशियार थी। सरिता ने दीपमणि से भी अच्छी दोस्ती थी और रोशन अग्रवाल से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। तीनों काफी अच्छे दोस्त थे और तीनों में खूब बातें होती थी। तीनों की बातें आमने सामने और फोन पे भी होती थी। डॉक्टर दीपमणि सैकिया सरिता से एक तरफा प्यार करते थे और मन ही मन यह बात वो सरिता से कहना चाहते थे पर वो कभी कह नहीं पाए।
डॉक्टरी की पढ़ाई की आखिरी साल में सरिता और उनके बैचमेट डॉक्टर दीपमणि का ड्यूटी बतौर जूनियर डॉक्टर असम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लगा दी गई थी। सरिता और दीपमणि चूंकि महिला रोग चिकित्सक के रूप में ग्रेजुएट कर रहे थे, इसलिए दोनों की ड्यूटी महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में लगाई गई। जबकि डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विभाग अलग था, सो उनकी ड्यूटी दूसरे विभाग में लगाई गई थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल और डॉक्टर सरिता पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी बीच दोनों को प्यार हो गया था और दोनों परिवार की सहमति से अब शादी भी करने वाले थे। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि एक विभाग में तैनात होने की वजह से एक दूसरे से काफी बातें करते रहते थे और डॉक्टर दीपमणि हमेशा डॉक्टर सरिता को मैसेज भी भेजते रहते थे। डॉक्टर सरिता को थोड़ा सा शक हुआ और उन्हें देखा कि काफी ही फ्रेंडशिप क्लोज हो रहा है, तो उन्होंने दीपमणि के साथ बात करनी बंद कर दी। उन्हें लगा कि डॉक्टर दीपमणि उनके साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने उनसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि वो उनसे प्यार नहीं करती थी और उनकी शादी भी ऑलरेडी तय हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके मन में कोई भी गलतफहमी पैदा हो। अगर हम सोच कर देखें तो डॉक्टर सरिता का यह फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन डॉक्टर सरिता का बात बंद करना डॉक्टर दीपमणि सैकिया को बहुत बुरा लगा। उन्होंने डॉक्टर सरिता को कई मैसेज भेजे ताकि वह उनकी भावनाओं को समझे, लेकिन उन्हें उनके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं मिला और उल्टा डॉक्टर सरिता ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और उनसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। यह बात डॉक्टर दीपमणि को बहुत ही बुरी लगी और उन्होंने मन ही मन डॉक्टर सरिता को सबक सिखाने का फैसला किया। यह काम चूंकि वह स्वयं नहीं कर सकते थे, इसीलिए वार्ड बॉय कीरू मैक की मदद लेने का फैसला किया। वार्ड बॉय कीरू मैक डिब्रूगढ़ के गांव लाहो का रहने वाला था। वह कई अपराधों में भी शामिल रह चुका था। इसके बावजूद किसी की सिफारिश पे उसे असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अस्थायी वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। डॉक्टर दीपमणि ने कैरी मैक को अपना प्लान बताया और बोला कि अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगे तो मैं अस्पताल के अध्यक्ष से बात करके तुम्हारी नौकरी अस्थायी करवा दूंगा। कीरू लालच में आ गया और डॉक्टर दीपमणि ने उसे सारी योजना डिटेल में बता दी। डॉक्टर सरिता को कैसे ठिकाने लगाना है और क्या करना है सुनकर पहले तो कीरू हिचकिचाया, लेकिन जब दीपमणि ने उसे लालच देकर योजना समझाई तो वो मान गया। फिर दोनों ने तय किया कि 24 अप्रैल को अपनी योजना को अंजाम देंगे, लेकिन 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या अधिक थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सरिता काफी बिजी थी और हुआ ये कि उस दिन इन लोगों की योजना सफल नहीं हो पाई। उसके बाद इन दोनों ने अपनी योजना को 9 मई को करने का सोचा। तय की गई 8 मई के शाम को डॉक्टर सरिता जब अस्पताल में आई और अपनी ड्यूटी पे लग गई, उस समय वो बहुत खुश थी। डॉक्टर दीपमणि की भी उस दिन नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत खराब बताकर छुट्टी ले ली थी। इसके बावजूद वह अस्पताल में छिपकर बैठ गया। उसने ड्यूटी पर तैनात कीरू मैक को कह दिया कि जब मौका मिले तो उसे बता दे, हर हालत में आज काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर सरिता रात भर ड्यूटी की और करीब 4 बजे ड्यूटी रूम में जाकर सो गई। रात में ड्यूटी रूम वाली एक नर्स वहां पहले सोई हुई थी। 9 मई की सुबह 5:30 बजे वार्ड बॉय कीरू मैक योजना के तहत अस्पताल का रजिस्टर वार्ड में जमा कराने जा रहा था। तभी ब्लड बैंक के पास छिपे डॉक्टर दीपमणि ने उससे पूछा, रात की ड्यूटी वाली नर्स गई क्या? इस पर उसने बताया कि नर्स अभी सो रही है। डॉक्टर दीपमणि ने उससे कहा कि कहो ड्यूटी खत्म हो गई है और वो अब जा सकती है। इसके बाद कीरू मैक नर्स को जगाकर बोला कि 7 बज गए हैं, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। उस समय 5:30 ही बजे थे। नर्स गहरी नींद में थी। उसे लगा कीरू कह रहा है तो 7 बज गए होंगे और उसने बिना समय देखे घर के लिए निकल गई। उसके जाने के ठीक 10 मिनट बाद दीपमणि और कीरू मैक पिछले दरवाजे से आईसीयू के पास स्थित डॉक्टर ड्यूटी रूम में जा पहुंचे। डॉक्टर दीपमणि सैकिया पहले सोचकर आया था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वह सर्जिकल चाकू और फिनाइल की बोतल भी साथ में लाया था। उसने हाथों में डॉक्टरों वाला ग्लव्स भी पहन रखा था ताकि कहीं भी फिंगरप्रिंट ना रहे। यह तीनों चीज उसने अस्पताल से ही ली थी। ड्यूटी रूम में आकर डॉक्टर दीपमणि ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। डॉक्टर सरिता उस समय काफी गहरी नींद में सो रही थी। कीरू और दीपमणि ने मिलकर सरिता का गला दबाना शुरू कर दिया। इससे उनकी आंखें खुल गई और अपने बचाव के लिए उन्हें हाथ बढ़ाकर कीरू का चेहरा पकड़ने की कोशिश की। इसके चक्कर में उसके गालों पर डॉक्टर सरिता के नाखून के निशान बन गए। हालांकि गला दबाने से डॉक्टर सरिता अधमरी हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर दीपमणि उन्हें किसी भी तरह जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने साथ लाई फिनाइल की बोतल डॉक्टर सरिता के मुंह में डाल दी
इतना सब कुछ करने के बाद दीपमणि को चैन नहीं मिला, तो उसने अपने साथ लाए सर्जिकल चाकू से सरिता के गले का नस काटकर चाकू गले में ही छोड़ दिया। इस तरह डॉक्टर सरिता को मारकर डॉक्टर दीपमणि और कीरू मैक ने मिलकर डॉक्टर सरिता के कपड़े भी उतार दिए और उनकी लाश पर कंबल डालकर पिछले दरवाजे से अस्पताल से बाहर चले गए। विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने कीरू मैक के बताने पर उस कमरे में से डॉक्टर सरिता का मोबाइल भी बरामद कर लिया। उसकी जांच से पता चला कि उन्होंने रात्रि में आखिरी कॉल अपने मंगेतर डॉक्टर रोशन अग्रवाल को की थी। अपनी जांच में पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि सैकिया और कीरू मैक के मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स पे निकलवाया। उसकी जांच से पता चला कि डॉक्टर सरिता ने पिछले 1 महीने से डॉक्टर दीपमणि से ना कोई फोन पे बात की है, ना कोई उसके मैसेज का रिप्लाई किया है और दीपमणि और कीरू मैक की लगातार बातें हुई है। पुलिस हिरासत में कीरू मैक चिल्ला कर कह रहा था कि डॉक्टर सरिता की हत्या के लिए वह दोषी जरूर है, लेकिन उससे बड़ा गुनहगार डॉक्टर दीपमणि सैकिया है, इसलिए फांसी की सजा दोनों को मिलनी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वैसे इस मामले में दीपमणि सैकिया की माता पिता का कहना है कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है, उनका बेटा निर्दोष है। डॉक्टर सरिता तोसनीवाल की हत्या के अंतिम अपडेट के अनुसार वार्ड बॉय कीरू मैक को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे आरोपी डॉक्टर दीपमणि सैकिया को सबूतों की कमी के कारण सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। तो ये घटना यही समाप्त होती है। घटना के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी और अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस घटना के बारे में पता लगे। आप कहाँ से हमारे इस चैनल को देखते हैं कमेंट करके बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।